क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.1 सॉल्यूशन नंबर पार्ट 2। इससे पहले हमने सॉल्यूशन पार्ट 1 किया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कर लिए हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे अपनी बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। इन पेयर्स में से कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली भी आपको सोल्व करना है, मतलब ठीक है। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में और एग्जाम्पल में और इसके पार्ट 1 में किया था कि इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ कैसा बनेगा इनका, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, मतलब कि कंसिस्टेंट होगी। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 देन बोथ लाइन्स आर कॉन्साइड लाइन, मतलब कंसिस्टेंट होंगी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दे लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब कि इनकंसिस्टेंट होंगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो पहले लाते हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में। x प्लस वाई 5 इधर आ जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरे वाली है 2x प्लस 2y 10 इधर ले आओ, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 जो भी कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू देखेंगे यहाँ से। a1 की वैल्यू a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू माइनस 5। ऐसे ही a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक, अब कंपेयर करेंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, दूसरा b1/b2 इज इक्वल टू 1/2 एंड थर्ड c1/c2 इज इक्वल टू माइनस 5/-10 इज इक्वल टू 1/2। तो तीनों इक्वल आ गए, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सो दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन नाउ इज consistent. So these equations are consistent. तो ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होंगी। और अगर ये कंसिस्टेंट है, ये क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया कि इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब सोल्व हो जाएंगी। और इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल आ गए हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन रखेगा कैसा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इक्वेशन ऑफ सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अब हम इसको ग्राफिकली सोल्व भी करना है। ठीक, तो इसको नोट करो, फिर सोल्व करते हैं इसको भी ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए इनका ग्राफ ड्रॉ करना होगा हमें। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो तरीका बताया गया था आपको कि 4 लाइन फर्स्ट x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो पुट करो इसमें y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करोगे, जब इसमें y 0 पुट करोगे तो x y तो 0 हो गया, -5 इज इक्वल टू 0।
सो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई इधर से निकल करके 5। तो पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू 5 कब आई, जब y की 0 पुट की, y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट आ गया 5,0। अब पुट करो x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करोगे इस लाइन में तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 5। और अब इधर से पॉइंट आया हमारे पास 0,5, 5,0 आ गया 0,5। तो लाइन फर्स्ट का ग्राफ जाएगा हमारा 5,0 और 0,5 से होकर, 5,0 0,5 से होकर हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं लाइन का, 5,0 और 0,5 से होकर जाने वाला, ये इसका हमने ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक। और बिकॉज क्योंकि दीज टू लाइन्स आर कोइंसाइड, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों कोइंसाइड तो हैं, तो इसका ग्राफ भी यही बनेगा, क्योंकि अभी हमने पीछे हमने फाइंड किया भी था, बिकॉज these two lines are coincide, क्योंकि दोनों लाइनें coincide हैं, so graph of line first and second, फर्स्ट का और सेकंड ग्राफ यही है, shown in figure by line x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये जो ग्राफ है ये दोनों का ही है, ठीक। तो दीज लाइन्स, दीज इक्वेशंस, सो दीज इक्वेशंस हैव infinitely मैनी सॉल्यूशन। इनके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये सब, क्योंकि पहले का ग्राफ भी यही है, दूसरी का भी यही है, दोनों ग्राफ यही है, तो दोनों क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नोट कर लेंगे इसको तुरंत, फिर देखते हैं क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। हम 8 को इधर ले आए, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। 16 को भी हम इधर ले आए। नाउ कंपेयर विद, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर जब करेंगे, नाउ कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -1 एंड c1 की वैल्यू -8, ठीक। ऐसे ही a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू -16, ठीक हो गया। a1 b1 c1 1 -1 और -8, a2 b2 c2 3 -3 और -16। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो a1 बाई a2 1/3, इसके बाद b1 अपॉन b2 -1/-3, माइनस कैंसिल मतलब 1/3 एंड c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -16, तो 1/2। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये बनता है तीसरे वाला केस, पैरेलल लाइन वाला। सो दीज लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, सो दीज लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स सोल्व होंगी ही नहीं, ग्राफ वगैरह कुछ नहीं बनेगा, सोल्व नहीं होगी। नोट करो तुरंत, फिर देखते हैं इसका पहले अगला पार्ट। अब ना पहले फोर्थ करते हैं, थर्ड इसके बाद देखेंगे, पहले फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट में 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, यह है फोर्थ पार्ट। तो A1, B1, C1 वगैरह की वैल्यूज देखते हैं क्या क्या आती है। इसको हटा दो, देखते हैं यहाँ से एक बार थोड़ा सा। ठीक है, ठीक ठीक। सो A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -2 एंड C1 की वैल्यू भी -2। ऐसे A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -4 और C2 की वैल्यू -5। कंपेयर करो A1 अपॉन A2, तो 2/4, 2/4 मीन्स 1/2। B1 अपॉन B2 -2 अपॉन -4 कितना हो गया 1/2 और C1 अपॉन C2 -2 अपॉन 5 मतलब कि 2/5। सो A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2 इक्वल आ गया, तीसरा नहीं इक्वल आया। सो दीज लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल सेम टू सेम एज सेकंड पार्ट। तो सेकंड हो गया है, फोर्थ हो गया है। अब करते हैं थर्ड, इसको नोट करो पहले, क्योंकि थर्ड में मुझे लगता है ग्राफ बनेगा, थर्ड में तो कंसिस्टेंट आएगा। इसको नोट करो पहले तुरंत। थर्ड पार्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. So compare with standard equations. The value of A1 is equal to 2 and B1 is equal to 1 and C1 is equal to -6. ऐसे ही A2 की वैल्यू A2 is equal to 4 and B2 is equal to -2 and C2 is equal to -4. ठीक, कंपेयरिंग करेंगे A1 बाई A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/4, तो कितना हो गया 1/2। B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 1/-2, तो यही इक्वल नहीं आए, जो तो पहले वाला केस बन गया। सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, सो दीज इक्वेशंस these equations have unique solution मतलब कि क्या होगी कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट तो ये होगी और इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। सॉल्यूशन फाइंड हम कर सकते हैं यूनिकली। अब उस सॉल्यूशन को हम फाइंड भी करेंगे और ग्राफिकली फाइंड करेंगे। और ग्राफिकली फाइंड करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए पहले 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, 2 इस लाइन के और 2 इस लाइन के। तो इधर मैं इसका पहले पॉइंट निकाल देता हूँ, फिर इसको रब करके इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो अब पॉइंट्स ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पहले बात करते हैं फॉर लाइन 1, पहली लाइन के बारे में बात करेंगे। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो तरीका बताया गया है बहुत ईजी वाला कि फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करो x इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पर x 0 रखोगे, ध्यान देना x 0 रखा तो क्या रह गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 6। तो इधर से पॉइंट क्या बना हमारे पास, क्या बना पॉइंट, x की वैल्यू 0 रखी थी तो y कितना आया 6। अब पुट करो y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करोगे तो 2x, y तो 0 बन गया, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो अब पॉइंट क्या बना हमारे पास, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ये पॉइंट आए लाइन 1 के लिए, ठीक है, लाइन 1 के लिए। अब लाइन 2 के लिए करते हैं, फॉर द लाइन 2। लाइन 2 के लिए बात करेंगे हम बच्चों, 4x माइनस 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो पुट करो इसमें x इज इक्वल टू 0, x 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू -2। तो इधर से पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। अब पुट करो y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करेंगे जब y 0 पुट करेंगे तो 4x माइनस 0 हो गया, वो तो -4, तो
तो 4x इज इक्वल टू 4, सो s इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट इज 1, कितना आ गया 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 पर। तो ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास लाइन 2 के लिए, ठीक। तो ये पॉइंट लाइन 1 के लिए आए हैं, ये पॉइंट लाइन 2 के लिए आए हैं, इनको नोट करो, फिर बनाते हैं इसका ग्राफ। फिर देखते हैं ग्राफ में जिस पॉइंट पर दो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी वही होगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि सॉल्यूशन। तो ये है हमारे पास ग्राफ का पेपर, मान लो x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, ठीक। और पहली लाइन के पॉइंट आए थे 0,6 और 3,0, तो x एक्सिस ये होगा y एक्सिस पर 0,6, 1 2 3 4 5 6, दिस पॉइंट इज कितना हो गया 0,6, एंड द सेकेंड पॉइंट 3,0 ये होगा x एक्सिस पर, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3, दिस इज 3,0। अब लो स्केल और इनको कर दो ज्वाइन, तो ये हमारे पास आ गई पहली वाली जो लाइन थी उसका ग्राफ बनकर आ गया, उसका 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनकर आ गया। अब लेते हैं दूसरा वाला 0,-2, y एक्सिस पे होगा 0, ये -1 0,-2, ये वाला पॉइंट इट इज़ 0,-2 एंड 1,0, x एक्सिस पर होगा ये वाला 1,0। इनको भी ज्वाइन कर दो दोनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान के साथ, ये हमने ये लो इनको भी ज्वाइन कर दिया। तो ये लाइन बन गई मेरे पास कौन सी वाली, ये वाली 4x माइनस 2y और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या है मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या बताया था कि जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस, और जहाँ भी परपेंडिकुलर मिल रहे हैं एक्सिस को वही वैल्यूज़ हैं। देखो क्योंकि मेरी मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट नहीं है, जब ग्राफ के पेपर पर मेजरमेंट एक्यूरेट रखेंगे तो ये 2 पे आएगा इधर और ये भी 2 पे आएगा, 0,2 पे, और ये 2,0 पर। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ पैरामीटर है, हाफ पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर लेस देन मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ जो है वो 4 मीटर, लेंथ जो है वो 4 मीटर कितना है, लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेट विड्थ इज इक्वल टू x मीटर, कुछ भी मान सकते हैं x और y, एंड लेंथ कितनी है, हमने मान ली y, विड्थ x मीटर एंड लेंथ y मीटर, ठीक। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, सपोज इट्स ए रेक्टेंगुलर गार्डन, इट्स विड्थ हमने मान ली है x और लेंथ हमने इसकी मान ली है कितनी y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक। लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर मोर देन है, तो यहाँ से बन के आएगी पहली इक्वेशन, लेंथ y इज इक्वल टू 4 प्लस विड्थ कितनी हो गई x, ठीक। तो इसको x को उधर भेज दो क्योंकि हमको लिखनी है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, x को उधर भेज दो, तो -x प्लस y इज इक्वल टू क्या रह गया 4 को भी इधर ही भेज देंगे, तो -x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सेकंड कंडीशन हाफ पैरामीटर, तो सेकंड कंडीशन इज हाफ पैरामीटर कितना है इसका, हाफ ऑफ इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू 36। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और क्योंकि हाफ कह रहा है तो 2 नहीं लेंगे ना, यहाँ से क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36, और क्योंकि ये कह रहा है कि हाफ पैरामीटर है तो 2 नहीं लेंगे इस बार, ठीक है, हाफ के लिए। एंड लेंथ कितनी हो गई y एंड ब्रेथ हो गई x इज इक्वल टू 36, 36 को इधर ले आओ तो x प्लस y माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए 2 इक्वेशन हैं, ठीक, लेंथ और ब्रेथ के लिए। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, डायमेंशन ऑफ गार्डन मीन्स डायमेंशंस ऑफ गार्डन का मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। और क्योंकि अभी हमारे पास इक्वेशन सोल्व करने का जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूट मेथड अभी आगे आएगा, एलिमिनेशन मेथड आगे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है एक, फिलहाल सिलेबस में तो नहीं है, मगर फिलहाल अभी हमारे पास अगर इक्वेशन सोल्व करने का कोई मेथड है फिलहाल इस एक्सरसाइज के इस एट अ टाइम, तो वो है ग्राफिकल मेथड। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हमको ग्राफिकल से ही सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बाई चांस, तो क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा कि इसको ग्राफिकली करना है या फिर सब्स्टिट्यूट से करना है या फिर एलिमिनेशन से करना है, तो आप एग्जाम में तो जैसे चाहे कर ले, मगर फिलहाल एक्सरसाइज क्योंकि हम ग्राफिकली वाली कर रहे हैं तो ग्राफिकली इसको हम सोल्व करेंगे। और ग्राफिकली अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें इसलिए पहले पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट फाइंड करने का तरीका आप सबको पता ही है कि किस तरह हम पॉइंट फाइंड करते हैं। तो इधर कर लेते हैं पॉइंट फाइंड फॉर लाइन 1, जो थोड़ा डैट करूँगा इस बार। लाइन 1 के लिए ज़रा y0 पुट करो, पुट y0, जब y0 पुट करोगे ना y0 तो ये 4 पहुँच जाएगा उधर, तो x की वैल्यू आएगी मतलब -4। तो यहाँ से पॉइंट बनेगा पहला वाला हमारे पास, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, ठीक। अब इसी में पुट करो x इज इक्वल टू 0, जब x0 पुट करोगे तो y रह गया खाली, 4 गया उधर, प्लस में पहुँच जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से पॉइंट क्या बना मेरे पास, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, ये बना लाइन 1 के लिए। अब निकालते हैं इधर लाइन 2 के लिए, 4 लाइन सेकंड, पॉइंट आप चाहे जैसे निकाल सकते हैं जैसे आपको आते हैं। लाइन सेकंड के लिए y0 पुट करोगे जब, पुट y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 36, और जब x0 पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 0, सो देन y इज इक्वल टू 36। तो इधर से पॉइंट क्या बना, इधर से पॉइंट बनेगा हमारे पास 36,0 एंड 0,36। तो दोनों लाइन के लिए पॉइंट्स आ गए हैं। अब प्रॉब्लम है कि ये 4 में है, ये 36 में है, तो 36 का मेजरमेंट तो कहाँ लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसा कर लेते हैं 4 के इंटरवल पर लेते हैं मेजरमेंट, 4 के इंटरवल पर 4 ठीक हो गया, 32 और 36, ऐसे ही इधर हो जाएगा 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। देखो मेरी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आएगी, जब ग्राफ पे करोगे तो बिल्कुल मेजरमेंट आपकी एकदम एक्यूरेट करेक्ट बन के आएगी, ठीक है। और अब क्या होगा, पॉइंट ये भी चाहिएगा, 0,4 तो आ जाएगा, -4,0 ये होगा इधर, -4,0 ये वाला। तो इस लाइन के लिए -40, 0,4, -40 और 0,4। फिलहाल स्केल नहीं है मेरे पास, तो मैं इनको इस तरह से ही ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। कैसे, तो ये बन गई लाइन। आपको भी ग्राफ के पेपर पर और स्केल को बना के लेके करना है, तो लाइन क्लियर बन के आएगी। तो ये बन गया -x, ये ग्राफ बना -x प्लस y -4 इज इक्वल टू 0 के लिए। अब लो ये वाला 36,0 इधर है एंड 0,36 ये इधर हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ऐसे, तो ये लाइन बन गई कौन सी, x
प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब जहाँ पर भी ये कट कर रहे हैं दूसरे को, वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वाई एक्सिस पर। जब आप ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल एक्यूरेटली 20 मिलेगा आपको आकर। ये कहाँ मिलेगा आकर आपको? 20 पर। ठीक, और जब ये एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करोगे तो ये आएगा आपका 16 पर। तो यही वैल्यू होंगी एक्स की और वाई की, मतलब x इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 20। तो लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो गई? y मतलब 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 16 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो तुरंत नोट करेंगे इसको जल्दी से, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी लास्ट नहीं, अभी तो 6 रह गया और 7 में रह गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो समझने का भी है काफ़ी। गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक इक्वेशन लीनियर लिखनी है 2 वेरिएबल में, मतलब ऐसी एक और लिखनी है, हमको अपनी तरफ से लिखनी है। सच दैट ज्योमेट्रिकल representation of the pair formed is first intersecting line, second parallel line and third coincident line। फर्स्ट 3 आंसर बताने हैं। फर्स्ट में एक लाइन ऐसे लिखो कि ये लाइन और जो लिखोगे वो लाइन का जो पेयर बन के आएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो करता हो। सेकंड पार्ट में क्या करना है, फिर एक और आंसर लिखना है अपनी तरफ से बनाकर कि वो लाइन जो लिखेंगे वो और ये गिवन है ये दोनों मिलकर पैरेलल लाइन शो करते हों। एंड थर्ड कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी नहीं समझ में आया ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अभी आपको 3 इक्वेशन और लिखनी है, एक इधर, दूसरी इधर, तीसरी इधर। इधर वाली इक्वेशन ऐसी हो कि उसको जब इसके साथ पेयर करेंगे, ये जो लिखूंगा वो प्लस ये, तो उनका पेयर का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा हो? इंटरसेक्टिंग वाला, मतलब इस तरह का। जब इधर क्या करोगे, ये लाइन साथ में एक और लिखेंगे, दोनों मिलकर जो पेयर बनेगा वो कैसी बन के आएंगी? पैरेलल लाइन। और इधर ये वाली और एक और लिखूंगा, ये बन के आएंगी कॉन्सिडेंट लाइन। इस तरह की इक्वेशन आपको लिख के देनी है। ठीक, अगर आपको याद हो कि वो लाइन जिनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होता है उसके कोफिशिएंट जो रिलेशन है वो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। याद है ना, जिनका ग्राफ पैरेलल होता है उसके कोफिशिएंट में रिलेशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और जिनका ग्राफ कोइंसिडेंट होता है उनमें रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक हो गया। तो गिवन लाइन, गिवन, तो पहले क्या लिखोगे आप यहाँ पर? गिवन लाइन, गिवन लाइन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ में ना आपको एक लाइन और लिखनी है अपनी तरफ से, जिसका ग्राफ, इसके साथ आपको भी एक लाइन और लिखनी है इसकी तरफ से, साथ में एक लाइन और लिखनी है इस तरह की कि वो लाइन और ये लाइन मिल के जो ग्राफ बनाएंगी वो कैसा हो? इंटरसेक्टिंग वाला। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब देखो आंसर इस क्वेश्चन के कई सारे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं आंसर। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, सो रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या होगी? देखो ये क्या है? a1, ये क्या है? b1। ठीक, तो एक लाइन ऐसे लिखो कि उसकी रेशो का जो, सॉरी उसके कोफिशिएंट का जो रेशो हो वो इक्वल ना आए। कुछ भी लिखो, मान लो मैंने लिख दिया 4x प्लस 5y, मैंने इसको लिखते टाइम कुछ भी नहीं सोचा, बस ऐसे लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि मेरे को तो जो चीज़ वेरिफिकेशन दिखानी है ना। अब बताओ a1/a2 कितना आएगा? 2/4, 2/4 मतलब कि 1/2। और 3/5 कितना आएगा भाई? ये कितना आ रहा है? 1/2। और 3/5 दोनों इक्वल तो नहीं आए ना,
तो मेरे को ये चीज़ तो दिखानी थी कि दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। जब दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट वाला केस बन जाएगा। तो बस जरूरी नहीं है कि इसका आंसर यही हो, बस हाँ आंसर ऐसा ना हो कि आपका 2/4 का जो रेशो आया 1/2 और वो भी 1/2 आपका यहाँ भी आ जाए, दोनों इक्वल हो जाए, ऐसा ना हो, इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप लिख देना कि A1/A2 कितना बैठ रहा है, देखो 2/4 मतलब कि 1/2 और B1/B2 कितना बैठ रहा है 3/5। ठीक, तो ये भी दिखा देना करके यहाँ पे क्योंकि दोनों क्या है नॉट इक्वल। सो दीज टू लाइन्स कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। सो दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इस तरह करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब ये मैंने लाइन इस तरह लिखी कि इसका और इसका रेशो और इसका रेशो सेम नहीं रहा, अलग रहा। ठीक, चलते हैं पैरेलल वाले पर। पैरेलल वाले में एक लाइन तो ये वाली होगी जो गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। एक हमको खुद लिखनी है रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन, और वो इक्वेशन ऐसी हो कि पैरेलल लाइन आए। और मुझे लगता है कि मैंने शायद उल्टा कर दिया, दिखता है शायद, है ना, क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में कह रहा है पैरेलल वाला, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है पैरेलल वाला, और पैरेलल वाला केस ये होता है और कोइंसिडेंट का केस ये वाला होता है। हम थोड़ा सा उल्टा लिख देता, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन का। ठीक, तो पैरेलल लाइन में क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल कब हो, जब शुरू की दो रेशो तो सेम हो बट तीसरा ना हो। तो इस बार लाइन ऐसे लिखो कि x वालों का और y वालों का तो सेम रहे, बस ये वाला तीसरा वाला अलग हो जाए। तो कैसे करेंगे, कोई भी नंबर ले लो, आपने 2 ले लो, 3 ले लो, 4, 5, कुछ भी नंबर लो, उसको मल्टीप्लाई करो और लिख दो। मान लो मैंने 5 ले लिया, तो 5 × 2 = 10x प्लस 5 से करो, 5 × 3 = 15y। इसमें नहीं करनी, इसमें नहीं करनी, क्योंकि मुझको दो ही रेशो सेम रखने, तीसरा नहीं रखना। ठीक, नाउ अगर हम कंपेयर करते हैं A1/A2 की, तो देखो कितना बैठता है 2/10 मतलब 1/5। फिर B1/B2 का करते हैं कंपेयर, तो 3/15, ये भी 1/5। लेकिन तीसरे वाला C1/C2 -8 = 1, तो क्योंकि यहाँ पर रिलेशन क्या बन के आया कि A1/A2 = B1/B2 but not equal to C1/C2, so these two lines are parallel, so these two lines are पैरेलल। ठीक, आ गया समझ में। तीसरे वाला देखो, तीसरे वाले में तीनों इक्वल होने हैं, तीनों रेशो इक्वल होने हैं। तो गिवन लाइन 2x + 3y - 8 = 0। तो क्योंकि कोइंसिडेंट वाला केस है, और कोइंसिडेंट वाले में क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं। जब तीनों इक्वल होंगे तो एक नंबर लो और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, कुछ भी करो। रिक्वायर्ड इक्वेशन, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, हमने मल्टीप्लाई कर दी 4 से, 4 × 2 = 8x, 4 × 3 = 12y, 4 × 8 = 32 = 0। अब देखो तीनों रेशो इक्वल आएंगे अपने आप बनकर। जब तुम कंपेयर करोगे ना A1/A2 2/8 मतलब 1/4, B1/B2 3/12 1/4, C1/C2 -8 -32 1/4। तो क्योंकि तीनों रेशो इक्वल आ गए, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, so these two lines are coincident lines। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके आंसर अलग अलग हो भी सकते हैं कि इससे अलग हो, नो प्रॉब्लम, पीछे से मैच करें, कोई जरूरी नहीं है, समझ में आना चाहिए, आंसर वेरी कर सकते हैं। ठीक, नोट करेंगे इसको तुरंत, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। इनका ग्राफ ड्रॉ करना है।
और फिर कुछ आगे भी कहा है, सेकंड पार्ट भी है, उसको बाद में देखते हैं। पहले तो सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर कुछ आगे भी कहा हुआ है, वो पढ़ते हैं बाद में। पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करना कोई अब हमारे लिए स्पेशल काम नहीं रहा। क्या करना है, पहले पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले बात करते हैं फॉर लाइन 1 के लिए। लाइन 1 के लिए पुट करो y इज इक्वल टू 0, y 0 करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू -1। तो इधर से पॉइंट क्या बना, -1, 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। अब पुट करो x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट करोगे यहाँ पर। जब x 0 रखोगे तो -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो इधर से पॉइंट बनता है हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ठीक। तो पहली लाइन के लिए दोनों पॉइंट्स आ गए। अब चलते हैं दूसरी लाइन पर, फॉर लाइन सेकंड के लिए भी पुट करो पहले तो कितना, y इज इक्वल टू 0। जब y 0 पुट करोगे तो 3x प्लस y का 0 माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x 12 गया उधर, 3 गया अपॉन में, तो x की वैल्यू आ गई 4, और इधर से पॉइंट क्या बना हमारे पास 4, 0, ठीक। अब पुट करो x इज इक्वल टू 0। जब पुट करेंगे x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6। तो इधर से पॉइंट बनता है बच्चों कितना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो मेरे पास सभी पॉइंट्स यहाँ पर आगे हैं। लाइन 1 के लिए पॉइंट पहला, लाइन 1 के लिए दूसरा, लाइन 2 के लिए पहला और लाइन 2 के लिए दूसरा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करने पर फिर जो भी कुछ हमसे आगे कहा है वो करेंगे। फिलहाल मेरे पास स्केल नहीं है आज, तो मैं बिना स्केल ही कर रहा हूँ। आप इसको ग्राफ के पे बनाएंगे, स्केल का यूज़ करते हुए। तो कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी हो सके, तो जितना भी हो सकता है कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो कोशिश हमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। चलो कोई नहीं, एक आइडिया चाहिए, रफ सा मिल जाएगा हमको। x अरे यार क्या हो रहा है, स्केल लेके आऊँ क्या, दोबारा करना पड़ेगा। ठीक, और ठीक, बस इससे ज़्यादा बेटर नहीं हो पाएगा बिना मार्कर उसके स्केल के। इस चक्कर में यही मिट गया मेरे। चलो अब तो पहला पॉइंट है -1, -1, ये वाला होगा ना, x एक्सिस पर -1, और 0, 1 ये y एक्सिस पर 0, 1, -1, 0, 1। स्केल लेकर इनको ज्वाइन करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो ये जो लाइन हमने बनाई है ये किस ग्राफ को शो करेगी, इस लाइन के ग्राफ को, x - y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरे वाली 4, 0, x एक्सिस पर 4, 0 और y एक्सिस पर 0, 6। इसको भी ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, ये हो गया भैया 3x प्लस 2y माइनस 12। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि ये दोनों लाइन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है। अब क्या रहा है आगे, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। इन लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है ना, इन लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस लिखने हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस, ठीक है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो ट्रायंगल कौन सा बनता है यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से देखो। एक ये वाला पॉइंट है, दूसरा ये वाला पॉइंट है, तीसरा ये वाला पॉइंट है। ये 3 पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल ड्रॉ बना रहे हैं। तो इस पॉइंट को रख दे रहे हैं ए नाम, बी एंड सी। इन फिगर
ट्राइंगल ABC इज फॉर्म्ड, ट्राइंगल ABC जो है वो फॉर्म हुआ है, मतलब बना है, फॉर्म मतलब बना है, ठीक है। एंड द वर्टिसेस आर, एंड वर्टिसेस आर, इसके जो वर्टिसेस होंगे ना, ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं, बी के बताने हैं और सी के बताने हैं। तो ए कितना होगा और बी का कितना होगा, देखो बी कितना है, ये रहा बी -1,0, तो बी का तो होगा -1,0, सी का कितना होगा, सी का होगा 4,0, बी का -1,0 और सी का होगा 4,0। ठीक होगी बात। ठीक, अब आती है बात ए की। ए के लिए देखो जो आपने ग्राफ बनाया होगा ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये परपेंडिकुलर मिलेगा आपको आकर कहाँ पर, एक्स पर, एक्स एक्स पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, 2 पर, और वाई पे मिलेगा ये आपको 3 पे जाएगा। देखो क्योंकि मेरा एक्यूरेट है ना, तो मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा हूँ इसको, 0.2 ये है, 3 ये वाला है, तो ये यहाँ 3 पे मिलेगा, यहाँ 2 पे मिलेगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, 2,3, 2,3। ठीक, तो ये ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस आ गए। ए का कोऑर्डिनेट 2,3, सी के 4,0, बी के -1,0, तो 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। एंड थर्ड भी कह रहा है कि एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन जो ट्रायंगुलर बना है बीच में, जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, रीजन मतलब पोर्शन, पार्ट, उसको शेड भी करनी है। तो इस वाले पार्ट में शेड कर देना ऐसे, इस ट्रायंगल के अंदर शेड करने को बोल रहा है, इसके अंदर शेड कर देना। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने पढ़ा है ग्राफिकल मेथड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर 3.2 पर, उसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़ें अच्छे से और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा है, कैसा आपको समझ में आया है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।